हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी क्योंकि अब ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो चुका है और आपके विद्यालय खुल चुके हैं। ये क्लास कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है, जिसमें हम आज नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। नागरिक शास्त्र में जो पहला चैप्टर दिया गया है, दो ध्रुवीयता का अंत, इसके 2 वीडियोज पढ़ाए जा चुके हैं, बन चुके हैं। जिन बच्चों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है, उन लेक्चर को नहीं सुना है, वो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और ये इसका तीसरा पार्ट है, जिसमें आज हम शॉक थेरेपी के जो परिणाम हैं उन पर अध्ययन करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं सेशन से, वो सेशन को शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी जुड़ सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। इस चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे आज ही हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अन्य बच्चे भी जो है यूपी बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सभी सब्जेक्टों और सभी सब्जेक्टों की सिस्टमेटिक ढंग से जो है पढ़ाई कराई जाती है इस चैनल पर। तो आइए चलते हैं, देर ना करते हुए अपने आज के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक है शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। शॉक थेरेपी क्या है? एक आघात पहुंचाकर उपचार करने की एक प्रणाली है, सिस्टम है। तो जो साम्यवादी था, वहाँ पर जो इस प्रकार की थेरेपी को अपनाया गया था साम्यवादी देशों में। तो वहाँ पर जो है प्रजातंत्र को और पूंजीवादी को जो है बहुत तेज़ी के साथ अपनाया गया था। और इसके क्या परिणाम हुए, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। ये शॉक थेरेपी जो है 1990 में अपनाई गई थी। जो शॉक थेरेपी जो नीति है, जो जिसको हम मॉडल भी कह सकते हैं, ये 1990 ईस्वी में अपनाई गई थी। इस मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मुद्रा कोष लाया था। और इसका जो उद्देश्य था, जो शॉक थेरेपी नीति है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, वो था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू करना। पूरे विश्व में जो पूर्व के देशों में है, उनमें पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना, पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना। और जो दूसरा था उद्देश्य, वो था लोकतंत्र की स्थापना करना। लोकतंत्र की स्थापना करना मेन उद्देश्य था, पूंजीवादी व्यवस्था को लागू करना। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है बच्चों, यहाँ आप लिख दे रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरा जो था, वो था सोवियत जो शासन प्रणाली है उससे मुक्ति दिलाना, या सोवियत शासन प्रणाली को समाप्त करना। ये शॉक थेरेपी की जो प्रणाली थी, जो नीति थे, जो मॉडल था, ये उसके उद्देश्य थे। इसी उद्देश्य से जो है ये शॉक थेरेपी नीति जो है लाई गई थी। आइए चर्चा करते हैं। अब जो हमारी बुक में लिखा हुआ है उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये नीति कब लाई गई थी, अपनाई गई थी 1990 में। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, तो आप सब लोग ध्यान रखना कि जो शॉक थेरेपी नीति है वो 1990 ईस्वी में अपनाई गई थी। और शॉक थेरेपी जो है जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। यानी जिस उद्देश्य से ये चालू की गई थी, शुरू की गई थी, ये उस उद्देश्य में सफल नहीं हुई। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था वो तहस नहस हो गई। जो शॉक थेरेपी नीति थी, उससे क्या हुआ, जो पूरे विश्व या पश्चिम के पूर्व के जो देश थे, जैसे साम्यवादी जहाँ पर देश थे, उनमें
उनकी जो है जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। और अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ जो है गिरावट हुई थी, जिससे कि वहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गईं। रूस में जो राज्य शासन था उसका नियंत्रण समाप्त हो गया और औद्योगिकरण, वहाँ का जो औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया और वहाँ पर 90% से अधिक जो उद्योग थे वो निजी क्षेत्रों को सौंप दिए गए। इतना भयंकर जो है इसका प्रभाव पड़ा। इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। भाई अर्थव्यवस्था गिर गई, बेरोजगारी आ गई, जिसके कारण व्यक्तियों को अपना जीवन यापन करने में भी कठिनता शुरू हो गई। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। जो रूस का जो औद्योगिक ढांचा था, औद्योगिकरण हुआ था वहाँ पर, वो पूरा का पूरा ढांचा जो है वो चरमरा गया, टूट गया, बिखर गया, क्योंकि इतनी भयंकर जो है उथल पुथल आर्थिक क्षेत्र में हुई थी। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। तो इस शॉक थेरेपी नीति के अंतर्गत जो है वहाँ पर इस नीति का कार्य किया था। ये नीति क्यों ला गई थी? इस नीति को लाने के उद्देश्य थे बच्चों, उद्देश्य तो मैंने बता दिए हैं। और क्या क्या विशेषताएं थी इस नीति की, पहले इसके ऊपर चर्चा कर लें, फिर इसके परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो इसकी जो विशेषता थी कि राज्य की जो संपत्ति है, जो साम्यवादी राज्य हैं उनकी जो संपत्ति है उसका निजीकरण कर दिया जाएगा। निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, प्राइवेट क्षेत्रों को दे दिया जाएगा। फिर सामूहिक जो फर्में थीं उनकी जगह पर निजी फर्मों का काम सौंप दिया जाएगा। और जो मुक्त व्यापार की नीति अपनाई जाएगी, यानी व्यापार करने में किसी प्रकार की जो बाधा है वो नहीं रहेगी। और जो मुद्राएं विभिन्न देशों में चलती हैं उनमें आपसी परिवर्तनीयता आ जाएगी। और पश्चिम देशों की जो आर्थिक व्यवस्था है उससे इन देशों का जुड़ाव हो जाएगा। कहने का मतलब है जो पूर्व के देशों में यानी रूस में या साम्यवादी जहाँ पर शासन व्यवस्था अपनाई जाती है वहाँ पर जो है पूंजीवाद का प्रयोग होने लगेगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना ली जाएगी। ये परिवर्तन इतनी तेज़ी के साथ किए गए कि वहाँ की साम्यवादी व्यवस्था बिल्कुल ही चरमरा गई थी। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकत कर रही थी, यानी सरकार के द्वारा यह नहीं किया गया था इसमें सुधार, बल्कि जो बाजार की शक्तियां थीं, बाजार की शक्तियों के द्वारा इस प्रकार के सुधार किए गए थे। इसीलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटिया मेट करने वाला साबित हुआ। भाई जब बाजार में क्या होता है, बाजार अपना फ़ायदा उठाता है, फ़ायदा कमाता है, चाहे लोगों का नुकसान हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। और चूँकि साम्यवादी जो व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है या सार्वजनिक व्यवस्था होती है, उसमें क्या होता है समाज कल्याण की भावना होती है। ठीक है, जनता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पूंजीवादी का विस्तार हो रहा था पूर्व के देशों में, तो वहाँ पर जो है जनता को काफ़ी कष्ट हुआ, उद्योग धंधे वहाँ पर नष्ट भ्रष्ट हो गए। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। इस घटना को जो ऊपर जो घटनाक्रम हुआ है, इस घटना को जो इतिहास में जो है सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई। जो महत्वपूर्ण उद्योग थे जब उनका निजीकरण हुआ तो उनकी कीमत कम से कम आंकी गई और औने पौने दामों में बेच दिया गया, यानी जो भी दाम मिलते हैं उतने में ही बेच दिया गया। इतनी अर्थव्यवस्था वहाँ की बेकार हो गई थी। तो जिससे जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ही, आर्थिक जो ढांचा था बिल्कुल ही चरमरा गया था, टूट गया था, बिखर गया था। हालांकि इस महाविक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। अब जो ये महाविक्री हो रही थी, जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसका बिक्री हो रही थी या निजीकरण हो रहा था, निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जा रहा था, तो इसके लिए जो देश के नागरिक थे उन सभी को एक अधिकार पत्र दिया गया था
क्या दिया गया था, जो अधिकार पत्र था, अधिकार पत्र दिया गया था, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र को, जो अधिकार पत्र दिया गया था उसका जो है काला बाजारियों के हाथों में बेच दिया। अब उन्होंने क्यों बेच दिया काला बाजारियों के हाथ में, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई थी, खाद्यान्न की समस्या थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, जिसके कारण जो है उन्होंने जो अधिकार पत्र दिया था उन काला बाजारियों के हाथों में सौंप दिया, बेच दिया, जिससे वो धन प्राप्त कर सके और अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। दूसरा जो कारण था, ये तो पहला कारण था, पहला कारण क्या था कि जो गैराज सेल थी उसके 90% उद्योगों को निजी हाथों में बेच दिया गया। अब जो दूसरा परिणाम हुआ, दूसरा परिणाम क्या हुआ, ये दूसरा पॉइंट है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, ये दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, रूसी जो मुद्रा है, रूसी मुद्रा कौन सी है, रूबल, इसके मूल्य में गिरावट आई। जो रूसी मुद्रा है इसके मूल्य में क्या आ गई बच्चों, गिरावट आ गई। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। यानी जो रूस की जो मुद्रा थी, जैसे भारत की जो मुद्रा है क्या बच्चों, रुपया है, भारत की जो मुद्रा है वो क्या है बच्चों, रुपया है। ऐसे रूस की मुद्रा है, तो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल है, उसमें उतार चढ़ाव होने लगे। अब मान लीजिए वहाँ $1 में, मान लीजिए $1 का 80 रुपया कीमत है या 80 रूबल है, तो अब वो घटकर $1 घटकर जो है कितना हो जाए, 70 रह जाए। ठीक है, तो ये 70 होगा तो ये क्या होगा, ये जो मुद्रा है ये मजबूत हो जाएगी। यानी हमें $1 प्राप्त करने के लिए हमें 70 रूबल या 70 रुपये ही देने पड़ेंगे। अब वैसे $1 प्राप्त करने के लिए हमें 80 रुपये देने पड़ेंगे, तो 80 रुपये ये रुपये की गिरावट है, इसमें रुपया कमज़ोर हो जाता है या रूबल कमज़ोर हो जाता है, और यहाँ पर मुद्रा जो है, जो रुपया होता है वो मजबूत हो जाता है नीचे वाले में। तो यही स्थिति जो है वहाँ पर आ गई कि वहाँ की जो रूबल मुद्रा थी वह जो है उसकी कीमत गिर गई, उसका मूल्य गिर गया। जिससे क्या हुआ, जब मूल्य गिर जाता है किसी वस्तु का तो क्या होता है, मुद्रास्फीति आ जाती है। जब मुद्रा का मूल्य गिर जाता है बच्चों, जो बच्चे जिनके पास इकोनॉमिक्स है वो बच्चे इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए जो भी बच्चे नागरिक शास्त्र पढ़ते हों उनको इकोनॉमिक्स लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, राजनीति और शास्त्र का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो इस चीज़ को समझना आपके लिए आवश्यक है कि मुद्रास्फीति क्या होती है, इसको भी जान लेना आवश्यक है। मुद्रास्फीति वह स्थिति होती है जब वस्तुओं की कीमतें बहुत ही तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है। मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें या मूल्य जो है तेज़ी के साथ बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है, तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। कहने का मतलब है, जो वस्तु आज 2 रुपये में मिल रही है, मान लीजिए 2 रुपये में 10 वस्तुएं मिल रही हैं, अब वही वस्तु हमें 15 रुपये में मिलेगी, उतनी ही वस्तु 15 रुपये में मिलेगी। तो ये मुद्रा का अधिक कीमत देनी पड़ती है, उसी वस्तु की हमें जब अधिक कीमत देनी पड़ती है तो यही स्थिति जो है मुद्रास्फीति कहलाती है बच्चों। ठीक है, वर्तमान समय में मुद्रास्फीति होना भी जो है अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, लेकिन एक सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीमा से अधिक होने पर जो है ये समाज के लिए और देश के लिए संकट पैदा कर सकती है। और ये स्थिति जो है वहाँ पर बहुत अधिक तेज़ी से हो रही थी कि मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। जो लोगों की जो जमा पूंजी है, जो धन जमा किया था उनके पास था, इकट्ठा था, बैंकों में था, जहाँ भी रखा हुआ था, तो मुद्रास्फीति जब हो गई, जब हमें खाद्यान्न लेना है, ठीक है, तो उसकी अधिक कीमत देनी पड़ेगी। अब आमदनी है नहीं, बेरोजगारी बढ़ गई थी, तो जो जमा पूंजी थी उसी को खर्च करना पड़ रहा था लोगों को, जिससे उनकी जो जमा पूंजी थी वो भी कम हो गई थी। इतनी कीमतें वस्तुओं की बढ़ गई थी, ऊंचे दाम हो गए थे कि लोगों के पास जमा हुआ धन भी जो है उन वस्तुओं को खरीदने में समाप्त हो गया। और ये तीसरा पॉइंट है, ये बच्चों क्या है, तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट है जो
शॉक थेरेपी का परिणाम है जो तीसरा पॉइंट है, तीसरी हेडिंग है कि सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी। जो सामूहिक खेती थी उसकी प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। यानी जो सामूहिक खेती हो रही थी उसके कारण जो है इन लोगों को, वहाँ की जनता को खाद्यान्न आसानी से प्राप्त हो जाता था। जब सामूहिक खेती की प्रणाली ही समाप्त कर दी गई, अब खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही, सरकार खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं कर पाई। तो क्या हुआ, तो इससे क्या हुआ कि रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू कर दिया। अब जो खाद्यान्न था मतलब खाने वाले जो अनाज थे उनका विदेशों से मंगाना शुरू कर दिया। आयात मतलब होता है विदेशों से मंगाना। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जो जीडीपी है 1989 की तुलना में कहीं नीचे था, बहुत नीचे चली गई थी, बहुत नीचे चली गई थी। जो जीडीपी थी वो बहुत ही नीचे चली गई थी 1999 में 1989 की तुलना में। व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। जो व्यापारिक ढांचा था वो भी टूट चुका था और उसकी व्यवस्था के लिए कोई दूसरा सिस्टम भी नहीं आया था, दूसरी प्रणाली भी नहीं आई थी। तो समाज, और ये था तीसरा पॉइंट और ये है चौथा पॉइंट बच्चों। ठीक है बच्चों, इसको हेडिंग डाल लेना। एक चौथा पॉइंट है समाज कल्याण। जो समाज कल्याण है, समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। और समाप्त होने के पश्चात वहाँ पर जो है माफिया वर्ग का उदय हो गया था। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था थी, क्योंकि सरकार साम्यवादी व्यवस्था में सरकार जो जनता का हित चाहती है, जनता का कल्याण करना चाहती है, कम मूल्य पर अनाज उनको उपलब्ध कराती है। लेकिन वहाँ पर जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पर अब जब अपनाई जाने लगी तेज़ी के साथ, तो वहाँ पर समाज कल्याण की जो पुरानी व्यवस्था थी उसका अंत हो गया, वो समाप्त हो गई। और सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज़्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। अब क्या हो गया, अब गरीबों के लिए ये योजना चलाई जाती थी और जब उनके इस योजना को बंद कर दिया गया तो उससे जो है ये लोगों की जो स्थिति वो और ही अधिक दयनीय हो गई थी। मध्यम वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया। जो मध्यम वर्ग था वो समाज के हाशिए मतलब किनारे पर आ गया, उसकी स्थिति और भी खराब हो गई थी बच्चों। और अकादमिक बौद्धिक कामों से जो जुड़े लोग या तो बिखर गए थे या बाहर चले गए थे। जो अकादमिक हैं यानी जो शिक्षित वर्ग के लोग थे वो या तो कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए थे या अलग अलग चले गए थे या बाहर काम करने के लिए चले गए थे। कई देशों में एक माफिया वर्ग यानी जराए पेशा लोग जो है वो आ गया था और उभरा और उसने अधिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। माफिया वर्ग मतलब होता है एजेंट लोग, दलाल लोग। ठीक है, उनको हम एक तरह से दलाल भी कह सकते हैं। निजीकरण ने नई विषमताओं या असमानताओं को जन्म दिया। जब निजीकरण हो गया, हर सार्वजनिक वस्तु का जब निजीकरण तेजी के साथ हो गया, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी वस्तुएं जो है, सभी चीज़ें जो है, सभी क्षेत्र जो है निजी क्षेत्र में चले जाते हैं, उनका निजीकरण हो जाता है, निजी व्यक्तियों के हाथों में चले जाते हैं। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। जब निजीकरण हो गया तो उसमें अमीर वर्ग और गरीब वर्ग ये दो भागों में बट गया, अमीर प्लस गरीब। ठीक है, इस पहले की व्यवस्था के विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता आ गई थी। भाई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में दो ही वर्ग होते हैं, धनी वर्ग और निम्न वर्ग या गरीब वर्ग या श्रमिक वर्ग। ठीक है बच्चों, आर्थिक बदलाव की बड़ी प्राथमिकता दी गई
यानी आर्थिक बदलाव को, जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो आर्थिक बदलाव हो रहे थे उनको बड़ी ही अहमियत जो है पश्चिम के देशों ने पूर्व के देशों को दी, और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया। लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। जो लोग, क्योंकि इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए, लोकतंत्र का गठन किया जाए, लेकिन इस व्यवस्था को गौण रखा गया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने पर बल दिया गया। इन सभी देशों के संविधान हड़बड़ी में तैयार किए गए, जल्दबाजी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देशों में राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ पर ये बात विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ये अगला पॉइंट बच्चों है, जो पॉइंट मैंने अभी बता दिया है, ये अगला पॉइंट डाल लेना बच्चों। कौन सा बताया था मैंने? 4 पॉइंट। ये 5वां पॉइंट है बच्चों, 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है कि राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रमुख बना गया, यानी राष्ट्रपति को संसद की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली बताया गया और राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई, यानी सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के ही हाथ में आ गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई, यानी संसद की अपेक्षा राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान बना दिया गया और संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास ही पहुंच गई, जिससे राष्ट्रपति शक्तिशाली हो गया और संसद कमजोर हो गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्राप्त थीं। जो मध्य एशिया के देश थे उसमें राष्ट्रपति को अधिक शक्तियां प्राप्त थी। वैसे क्या होता, प्रधानमंत्री को अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं बच्चों। जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश में जो है जो कार्यपालिका की शक्ति नाम मात्र के लिए तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति है वो कार्यपालिका की वो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। प्रधानमंत्री ही शासन जो है चलाता है। लेकिन जो मध्य एशिया के देश थे उसमें राष्ट्रपति को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए, यानी सत्ता पर कब्जा कर लिया। मिसाल के तौर पर बात करते हैं, मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया। यानी अब भाई शक्तिशाली संसद कमज़ोर पड़ गई थी तो इनका जो ये कानून बना देते वही कानून मान लिया जाता था। तो इन्होंने कहा कि अब हम 10 वर्षों तक जो है राष्ट्रपति रहेंगे, चुनाव नहीं होगा, 10 वर्षों तक हम राष्ट्रपति बने रहेंगे। और इसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसे ही 10 साल पूरे हो जाते फिर अगले 10 साल के लिए समय सीमा बढ़ा दी जाती थी। राष्ट्रपति आदेश कर देता था, उस आदेश को मानना पड़ता था। तो चुनाव नहीं हो रहे थे, यहाँ पर राष्ट्रपति प्रमुख हो गया था। तो इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसलों से असहमत या विरोध की अनुमति नहीं दी कि इन्होंने जो फैसला किया है उसका कोई भी विरोध नहीं करेगा। अधिकतर देशों में न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था ने सन 2000 में यानी अपने आज़ादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवन का कारण था खनिज। जो पुनर्जीवन जो है का कारण क्या था? खनिज में क्या है? तेल है, प्राकृतिक गैस है, धातु है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात यहाँ से किया गया और यहाँ से निर्यात किया गया, विदेशों से मुद्रा प्राप्त हुई, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हुई। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश बने। ठीक है बच्चों, यह ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि तेल उत्पादक देश कौन से हैं? तो रूस है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और अजरबैजान है। तेल और गैस के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। ध्यान रखना बच्चों, सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, ध्यान रखना। बाकी देशों को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फ़ायदा हुआ। जो बाकी देश थे इनको अलावा जहाँ से ये पाइपलाइन गुजरी, मान लीजिए ये पाइपलाइन गुजरी, यहाँ पर कोई देश बना है तो उसको भी फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि इस एवज में उन्हें किराया मिलता था।
एक हद तक विनिर्माण का काम भी शुरू हो गया था, कि विनिर्माण का कार्य भी शुरू हो गया था। और अगला पॉइंट था बैंकों का दिवालिया होना। जो पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, बैंकों का दिवालियापन। अब दिवालियापन क्या होता है बच्चों, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो यहाँ पर दिया गया है, रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे। रूस में कितने थे? कुल 1,500 बैंक और इसके अलावा अन्य जो वित्तीय संस्थान थे वो थे, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया हो गए थे। ये शॉक थेरेपी नीति ला गई थी, जिसके कारण ये बैंक जो है दिवालिया हो गए थे। दिवालिया उसे कहते हैं जो बैंक जो है कर्जा जिसने ले लिया है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी ने कर्जा ले लिया है और कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, उसने हाथ जोड़ लिए हैं, कर्जा चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक जो है उसे दिवालिया घोषित कर देती है। ठीक है, उसे दिवालिया घोषित कर देती है। एक तरह से वो देश का नागरिक नहीं रहता, उसको नागरिकता प्राप्त नहीं होती, उसको वोट डालने का भी अधिकार नहीं रह जाता है। तो ये दिवालिया होता है जब व्यक्ति कर्जा चुकाने में असमर्थ हो जाता है, उसके पास कुछ भी नहीं रहता है संपत्ति, और कर्जा नहीं चुका पाता, तो इसके कारण जो है वह कोई बैंक जो है उसको दिवालिया घोषित कर देती है। इसी प्रकार से ये बैंक थे जिन्होंने कर्जा अन्य बैंकों से लिया था, अन्य देशों से लिया था, और ये नहीं चुका पाया, तो इनको जो है दिवालिया घोषित कर दिया गया। यह चित्र ऐसे ही एक बैंक इसका नाम है इनकॉम का है। रूस के इस दूसरे सबसे बड़े बैंक इनकॉम के दिवालिया होने से ग्राहकों के अलावा 10,000 कंपनियों और शेयरधारकों की जमा पूंजी भी डूब गई। ये बैंकों के दिवालिया होने से क्या है, इसमें जिसका पैसा लगा हुआ था, पूंजी लगी हुई थी, वो पूंजी भी जो है डूब गई, उनका पैसा भी वापस नहीं मिला। जब बैंक ही दिवालिया हो गए तो उसको पैसा कैसे वापस मिलेगा? तो जो शेयर धारक थे, जिन्होंने शेयर खरीदे थे इस बैंक से, कंपनियां थी, इन्होंने जो शेयर खरीदे थे, जो अपनी पूंजी लगाकर शेयर खरीदे थे, तो जब पूंजी भी उनकी चली गई, वो भी नहीं मिली। ये थे शॉक थेरेपी नीति के परिणाम। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये पॉइंट वाइज मैंने डाल दिए हैं, अगर प्रश्न लिखने के लिए आया क्या परिणाम हुए तो इन पॉइंटों के आधार पर आप लिख सकते हो। अब अगला पॉइंट है यहाँ पर संघर्ष और तनाव, इसकी चर्चा करेंगे। संघर्ष और तनाव। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृहयुद्ध और बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है, यानी बाहरी देश, अन्य देश भी यहाँ पर जो है अपना प्रभाव जमाने लगे हैं। इससे स्थिति और भी अधिक जटिल या कठिन हो गई है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मास्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के लिए जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकी, यानी संघर्ष हुआ। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृहयुद्ध की चपेट में रहा था। तजाकिस्तान में 10 वर्षों तक जो है गृहयुद्ध छिड़ा था, यानी देश के अंदर ही लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान एक प्रांत नगरनो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे, एक अलग देश की मांग कर रहे थे। जॉर्जिया में 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृहयुद्ध लड़ रहे हैं, यानी सभी जो है देश के अंदर ही युद्ध हो रहे हैं, अपने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देश के निर्माण की मांग कर रहे हैं। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में संघर्ष कर रहे हैं। इन सारी बातों ऊपर बताई गई हैं की वजह से अस्थिरता का माहौल और आम नागरिक का जीवन दूभर या कठिन हो गया है। मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक यानी पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। जो मध्य एशियाई गणराज्य है वहाँ पर हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम पदार्थ जो है अधिक मात्रा में है।
इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन गया है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा हुआ है, यानी पड़ोस में है, तथा पश्चिम एशिया के नज़दीक है। और 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। इस रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधनों की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना भी शुरू कर दिया है। पूर्वी यूरोप में जो चेकोस्लोवाकिया है और शांतिपूर्वक 2 भागों में बट गया। चेक और स्लोवाकिया नाम के 2 देश बने हैं, लेकिन इस सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। 1991 में 91 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें जो शामिल देश थे बोस्निया और हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहाँ नाटो का हस्तक्षेप करना पड़ा। नाटो था उत्तरी अटलांटिक संधि समझौता जो था वो उसने जो यहाँ पर हस्तक्षेप किया और यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष में गृहयुद्ध का रूप ले लिया। अगला पॉइंट है पूर्व साम्यवादी देश और भारत। जो पूर्व में जो साम्यवादी देश थे और भारत के बीच कैसा संबंध था, इसके बारे में चर्चा होगी। भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज़्यादा गहरे हैं, यानी रूस उसका सबसे घनिष्ठ देश है। भारत की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों का इतिहास आपसी विश्वास और साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस के आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायकों में जिसमें राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और पूर्व सोवियत संघ के बाकी राज्यों में घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुनते हैं और भारत यहाँ के जनमानस का एक अंग है। तो भारत और साम्यवादी देशों के बीच कैसा घनिष्ठ संबंध था, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ये यहाँ पर जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं। भारत और सोवियत संघ के बीच के संबंध को यहाँ पर दर्शाया गया है कि शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इसमें आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा है, कि भारत जो है वो सोवियत खेमे का हिस्सा था। इस दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुआयामी थे, यानी बहुत से आयामों पर आधारित थे। इसमें हम पहला आयाम देखेंगे आर्थिक क्षेत्र से। सोवियत संघ ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स जैसे मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी तब सोवियत संघ ने रुपये को माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। ये आर्थिक क्षेत्र में जो है भारत और सोवियत संघ के बीच संबंध है, यानी सोवियत संघ ने हर समय हर जटिल परिस्थितियों में भारत की मदद की थी आर्थिक क्षेत्र में। और अगला पॉइंट है राजनीतिक क्षेत्र में। राजनीतिक संबंध किस प्रकार के हैं भारत और सोवियत संघ के बीच के। सोवियत संघ ने कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के रुख का समर्थन किया है, यानी भारत का पक्ष लिया है। और सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के गाढ़े दिनों खासकर 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान मदद भी की है। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति का अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया है। फिर इस सैनिक क्षेत्र में यानी रक्षा के क्षेत्र में जो है क्या क्या संबंध, कैसे संबंध उनके बीच हैं, इन पर भी चर्चा करेंगे। तो भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी अन्य
सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत संयुक्त रूप से सैन्य उपकरण तैयार कर सका। फिर अगला पॉइंट है संस्कृति के क्षेत्र में, यानी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इनके संबंध बहुत ही घनिष्ठ थे। हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ में लोकप्रिय थी। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक और कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्राएं की थी। रूस और भारत दोनों का अपना बहुध्रुवीय विश्व का है, रूस और भारत दोनों का सपना जो है बहुध्रुवीय विश्व का है। बहुध्रुवीय विश्व से इन दोनों देशों का आशय यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर या अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से कई शक्तियां मौजूद हों और सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी भी देश पर हमला हो तो सभी देश उसे अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। अगर पड़ोस के देश पर हो रहा है, संकट आ रहा है, तो फिर समझे हम पर संकट आया और उसकी मदद करें, क्योंकि संकट पड़ोस पर भी आ सकता है। तुम जब पड़ोस पे आया तो संकट दूसरे पर तुम पर भी आ सकता है। क्षेत्रीयताओं को ज़्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले लिए जाएं और इन संस्थाओं का मौजूद लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 के भारत रूस सामरिक समझौते के अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर समझौते पर हस्ताक्षर जो है हुए हैं। भारत रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान, पश्चिम एशिया में पहुंच बनाने तथा चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मामलों या मसलों में फ़ायदे हुए हैं। और रूस को इस संबंध में सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा जो आयातक था, यानी खरीदार था, बन गया। भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया था, यानी रूस से सबसे ज़्यादा जो हथियार खरीदता था वो दूसरे नंबर पर भारत का स्थान था। भारतीय सेना का अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं, चूँकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है और इसलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है और भारत रूस से अपने ऊर्जा आयातों को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश है वो कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले क्षेत्रों या इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी ज़रूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में साझेदार रहे हैं, यानी मिलकर काम किया है इन दोनों देशों ने। तो बच्चों, आज का सेशन कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और ये पाठ आज जो है समाप्त हो गया और अगले जो टॉपिक होगा हमारा, इसी पाठ के जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन बन सकते हैं, MCQs बन सकते हैं, उनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।